आइए आज हम लोग रेखा चित्र और संस्मरण क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर रेखा चित्र और संस्मरण में लोग भ्रम करने लगते हैं क्योंकि दोनों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। सबसे पहले हम लोग रेखा चित्र के बारे में समझेंगे। रेखा चित्र जो है उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। एक हमारे मानस पटल पर एक शब्द आता है ड्राइंग, अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्केच और इसे आरेखण भी कहते हैं। जिस प्रकार कोई ड्राइंग का काम करता है, पेंसिल, रंग या अन्य उपकरणों के माध्यम से, ठीक उसी प्रकार कोई शब्दों के माध्यम से किसी का जीवंत चित्रण करता है, किसी का जीवंत चित्रण करता है, जैसे कि शब्द ही बोल उठ रहे हैं। कोई ड्राइंग करता है तो लगता है ना कि ड्राइंग करने के बाद उसकी पेंटिंग बोल रही है कि वो क्या कह रहा है। उसी प्रकार शब्द बोल देते हैं। यही है हमारे लिए रेखा चित्र, यानी कम से कम शब्दों में किसी का मर्म स्पर्शी, एकदम बिल्कुल उसके मर्म का भाव हमें पता चले। किसी का एकदम बिल्कुल मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण और सजीव चित्रण, वह रेखा चित्र होता है। अक्सर एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि इसमें कहा जाता है कि कहानी और रेखा चित्र दोनों में समानता है। ऐसी बात नहीं है। कहानी का जो शिल्प है, कहानी का जो शिल्प विधान है, साहित्य के विद्यार्थी कहानी के तत्व समझते होंगे, कहानी के शिल्प विधान भी समझते होंगे। तो कहानी का जो शिल्प विधान है और कहानी का जो तत्व है वह रेखा चित्र के तत्व से बिल्कुल अलग है। कहानी में जिस प्रकार की कथात्मकता का प्रयोग किया जाता है वह रेखा चित्र में उसका प्रयोग नहीं होता है। रेखा चित्र यानी कि हमें सीधा सीधा दिमाग में याद रखना है कि शब्दों का एक भावपूर्ण, एक मर्म स्पर्शी, एक सजीव चित्रण। रेखा चित्र के मुख्य तत्व होते हैं, उसमें से है पहला तत्व, सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है एकात्मकता। आप जिस विषय का वर्णन कर रहे हैं बिल्कुल उसमें एकात्म तरीके से बिल्कुल उसका वर्णन हो। उसका अंतर्मुखी चारित्रिक चित्रण होना चाहिए। इसके बाद संवेदनशीलता। इसके बाद एक तत्व है संक्षिप्तता। ये सब कहानी के नहीं, ये सब बल्कि रेखा चित्र के तत्व होते हैं और कहानी के तत्व बिल्कुल अलग होते हैं। हम लोग संक्षेप में रेखा चित्र को ऐसे ही समझ लेते हैं। उसके बाद एक है संस्मरण। संस्मरण को हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि ये स्मरण के आधार पर तैयार होता है। अतीत की स्मृतियों का इसमें जिक्र होता है, जिसमें कोई लेखक अपनी अनुभूतियों को, अपनी संवेदनाओं को रखता है। किसी का अतीत मुझे स्मरण में हो रहा है, याद आ रहा है, तो उसे अपने अनुभवों के माध्यम से, अपनी संवेदनाओं के माध्यम से उसका हम लोग वर्णन करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम सुने होंगे। उनकी एक रचना है माटी की मूर्तें। महादेवी वर्मा की रचना स्मृति की रेखाएं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना भूले हुए चेहरे, माटी हो गई सोना। ये सब संस्मरण है। और हिंदी का पहला संस्मरण लेखक पद्म सिंह शर्मा को का श्रेय जाता है। ऐसे और भी हैं, शिवपूजन सहाय भी हैं। संस्मरण में हम याद रखेंगे कि संस्मरण किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि संस्मरण का भी क्या तत्व है, इसके क्या तत्व होते हैं। अतीत की स्मृति हमें यह याद होना चाहिए, और जिसका वर्णन कर रहे हैं संस्मरण के अंतर्गत उसके साथ हमारा आत्मीय और श्रद्धापूर्ण अंतरंग संबंध हो,
बिल्कुल आत्मीय लगाव हो, उसके प्रति हमारी आस्था हो, तब हम लोग संस्मरण लिखते हैं। प्रेमचंद के भी संस्मरण लोग लिखे हैं। प्रेमचंद के फटे जूते एक संस्मरण ही है। इस प्रकार बहुत सारे बड़े बड़े रचनाकारों की संस्मरण लिखे जाते हैं। संस्मरण का मुख्य तत्व एक है प्रामाणिकता। आप संस्मरण लिख रहे हैं, किसी के अतीत का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें आपकी प्रामाणिकता भी होनी चाहिए। वैयक्तिकता, यानी बिल्कुल उसके वैयक्तिक संबंधों से आपका क्या अनुभव हुआ है। और चित्रात्मकता होगा। चित्रात्मकता का मतलब हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर यह देखेंगे कि उनके साथ हमारा आलंबन का भाव हो, उनके साथ बिल्कुल आलंबन की तरह हम लोग जुड़े रहें, तब हम किसी का संस्मरण लिख सकते हैं। ये सब मुख्य तत्व होते हैं। शब्दों का सुंदर संयोजन होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, ये सब हमारे संस्मरण के तत्व हैं। और ये दोनों भाव, रेखाचित्र और संस्मरण के मुख्य रूप से यह जो विचार है, इसे आप याद रखेंगे तो मुझे लगता है इसके बाद के जो भी विचार है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।